जाएगा। उसके पहले एशियन पेंट का रिजल्ट देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो 12% के लगभग से इनका सेल बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए हैं और एबिटा बढ़ गया और प्रॉफिट जो है वो 40% से ऊपर आ गया। लेकिन वो 40% का प्रॉफिट लेकर आप ये ना सोचें कि 40% ग्रोथ कंपनी है, बिकॉज अगर आपका रेवेन्यू 12% बढ़ रहा है और प्रॉफिट आपका 40% बढ़ रहा है तो वो 40% का प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपने रेवेन्यू बढ़ाया है एक्सपेंसेस काट कर। मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि एशियन पेंट खराब कंपनी है, अच्छी कंपनी नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एनालाइज करने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रेवेन्यू 35% से बढ़ता और प्रॉफिट 40% से बढ़ता तो मैं ज़्यादा खुश होता और ज़्यादा अच्छे से उस रिजल्ट को देखना, बजाय कि रेवेन्यू 12% से बढ़ा और प्रॉफिट 40% से बढ़ा है। पीछे भी हमने वीडियोस में यही बोला कि प्रॉफिट बढ़ाना आसान है, आप लोगों को काम से छटाई कर दीजिए, कम कर दीजिए, आप एडवर्टाइजिंग खर्चा कम कर दीजिए, आप अदर एक्सपेंसेस कम कर दीजिए, एक्सपेंशन कम कर दीजिए, अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन आगे के सालों में प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, बिकॉज कॉस्ट एक ही हद तक कम हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा लंबे समय तक कम नहीं हो सकता। तो अभी अगर मैं एनालाइज देखूँ तो करीब करीब 60-65 टाइम्स पी पे आ गया स्टॉक। ये कुछ 1-1.5 साल का इसको साइडवेज कंसोलिडेशन था, स्टॉक ऊपर नीचे गया, फिर कुछ हुआ नहीं इसमें। तो अब मुझे लगता है इसमें ईपीएस ग्रोथ मिलेगा, जो मेरे हिसाब से वेरी लॉन्ग टर्म में 12-13-14% का ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए। इंडिया रियल एस्टेट जैसे बढ़ेगा, देखिए प्रॉब्लम वही है, 50% इंडिया के घरों में एशियन पेंट से रंग होएगा, तो मार्केट तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 1-2 मिनट सोचने की बात है, ये वेरी लॉन्ग टर्म में इनका जो इनपुट कमोडिटी है क्रूड, उसका दाम नहीं बढ़ेगा। तो अगर आज $70 क्रूड है, आज से 15 साल पहले भी $60-70 था और आज से 10 साल बाद भी $60-70 रहेगा या $20-25-30 हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, तो किसी को नहीं पता। तो इनका जो कमोडिटी है, जो अंदर का इनपुट है, वो क्रूड ऑयल है, उसका दाम नहीं बढ़ रहा है। तो जब आपका रॉ मटेरियल का दाम नहीं बढ़ता है और सेलिंग प्राइस अगर आप हर साल 2%, 3%, 4%, 5% का इंक्रीज करते हैं, तो होता क्या है, अगर आपका कॉस्ट नहीं बढ़ रहा और सेलिंग प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, तो वेरी लॉन्ग टर्म में 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप देखेंगे एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सबसे खास बात है, जो एशियन पेंट के जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एनालाइज किया कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आप 15 साल पहले का इसका एबिटा मार्जिन देखें और आज का एबिटा मार्जिन देखेंगे, आप देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल है वो उतना नहीं बढ़ रहा है, बट सेलिंग प्राइस कुछ आप इन्फ्लेशन से बढ़ाते हैं, कुछ आप मार्केट को पुश ऑन करते हैं, तो वो देखकर आपका एबिटा मार्जिन, जो आपकी कामकाजी मुनाफा जिसे कहते हैं लोग, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज इनपुट नहीं बढ़ता है। ये और कहाँ हो सकता है, जहाँ आपका इनपुट एक कमोडिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेक्सटाइल की कंपनी देखें, कोई गारमेंट कंपनी देखें, जो होजियरी की इंडस्ट्री देखें, तो उनका इनपुट है कॉटन, बिकॉज यान बनाते हैं वो। तो यान का दाम आज से 10 साल पहले भी यही था, आज से 10 साल बाद भी यही रहेगा। अगर आप सेलिंग प्राइस इंक्रीज थोड़ा लेते रहेंगे, तो ओवर द नेक्स्ट 5-7-10 ईयर्स आप देखेंगे आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो गया है। तो ये एक क्लास ही लगा दी फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की, बट आपको ऐसे ही समझना चाहिए, अगर आपका सेलिंग की कमोडिटी कुछ हद तक ब्रांड है और आपका इनपुट रॉ मटेरियल जो है अगर कमोडिटी है, तो आपको ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मार्जिन एक्सपेंशन होता है। लेकिन वो वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, 5 साल 10 साल का पीरियड होता है। 1-2 साल में आपको शायद वो एक्सपेंशन नहीं नजर आए, लेकिन अगर आप 5 साल 10 साल के लिए देखेंगे तो वो मार्जिन एक्सपेंशन आपको नजर आता है। बलरामपुर चीनी एक और स्टॉक जिसका रिजल्ट आया कल, और प्रिज्यूमेबली रेवेन्यू ऊपर था, एबिटा ऊपर था, लेकिन रोना धोना आ गया प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट में इसलिए रोना धोना हुआ क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंशन किया था, पिछले क्वार्टर में एक्सपेंशन किया, तो उसका डेप्रिसिएशन लेना पड़ा, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट कुछ आया इनके पास, डेफर्ड टैक्स का टैक्स पे इनको एक एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाना पड़ा। लेकिन अब फैक्ट्री तो लग गई, प्रोडक्शन आएगा अगले क्वार्टर में, डेप्रिसिएशन आ गया पिछले क्वार्टर में, तो इसलिए सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कम हो गया। लेकिन बलरामपुर चीनी भी, अच्छा देखो बलरामपुर चीनी अगर आप देखोगे तो गन्ने का दाम पिछले 15 साल में जो था मोटा मोटी आज वही होगा। मैं गन्ना मुझे इतना मैं देखता नहीं हूँ, बट मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, बिकॉज रॉ एग्रीकल्चर कमोडिटी के दाम उतने बढ़ते नहीं है, क्योंकि उसकी सप्लाई बढ़ सकती है। लेकिन सेलिंग प्राइस जो है चीनी का, उसका दाम भी नहीं बढ़ सकता है, बिकॉज वो एक कमोडिटी है। तो अगर आप कमोडिटी बेच रहे हो, कमोडिटी इनपुट यूज कर रहे हो, तो आपको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं होता। आपको देखना है कि आप क्या ब्रांड बेच रहे हो और कमोडिटी इनपुट यूज कर रहे हो, तो आपका मार्जिन एक्सपेंशन हो जाता है। तो ब्रांड फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गारमेंट हो, जैसे मैंने अभी बोला होजियरी इंडस्ट्री हो, या कोई HUL हो, नेस्ले हो, जो इनपुट रॉ मटेरियल, अब नेस्ले अगर फॉर एग्जाम्पल कोको यूज कर रही है, शुगर यूज कर रही है, मिल्क यूज कर रही है, तो ये सब चीज़ों का दाम उतना बढ़ता नहीं है, बट सेलिंग प्राइस धीरे धीरे 1-2%, आधा परसेंट, क्वार्टर परसेंट हर साल इंक्रीज होता है। तो वैसे देखना चाहिए। तो ये 3 इंडिया के एंगल से 2 बलरामपुर का रिजल्ट आया, एशियन पेंट का रिजल्ट आया। बलरामपुर मुझे लगता है अभी एथेनॉल की स्टोरी चलेगा, लेकिन बलरामपुर एकदम वो एक रोलर कोस्टर राइड है, वो आपको कभी आगे जाएगी कभी पीछे जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ जाएगा। अगर आप लेकर रख देंगे तो शायद फिर भी पैसे बन जाए, और लेके देखते रहेंगे तो आपका ब्रोकर फोन करके आपको दिखवा देगा। वो घटेगा तो बोलेगा स्टॉप लॉस लग गया, और बढ़ेगा तो बोलेगा प्रॉफिट बुक कर ले। मतलब वो चैन से आपको जीने नहीं देगा, स्टॉक आप रख नहीं पाओगे। तो कई बार आपको स्टॉक मार्केट में, मतलब हम भी बहुत गलतियां करते हैं कि हम डे टू डे, वीक ऑन वीक, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्राइस मूवमेंट देखते हैं, बट ये सबसे बड़ा पाप है। डे टू डे, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ भी पाप है। कई बार पैसा जब बनता है जब आप स्टॉक को लेकर छोड़ दें, और कौन सा स्टॉक लेकर छोड़ें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर छोड़ देंगे तो 10 साल बाद भी वही पैसा बनेगा। अब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आयरन ओर यूज़ करती है, आयरन ओर 15 साल पहले सेम दाम था, अभी स्टील बेचती है, स्टील भी कमोडिटी है, तो कोई इसको मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है। मैं आपको रैंडम इसलिए बता रहा हूं सो आपको समझ में आए कि मार्जिन एक्सपेंशन हम कैसे देख सकते हैं। और बेस्ट केस सिनेरियो ये होता है जो इनपुट में कमोडिटी यूज़ करे और आउटपुट में उसका, सेलिंग में उसका ब्रांड्स रहे।
तो ये रही यहाँ से बात। अब खास बात ये थी कल यूएस में डेट को लेकर, उनकी सीलिंग को लेकर फिर जद्दोजहद, सुबह शाम दिन रात सबके स्टेटमेंट आगे पीछे, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे बाइडेन क्या चाह रहे हैं और रिपब्लिकन्स क्या चाह रहे हैं, और ये क्या होता है, कश्मकश होती है लास्ट तक। मतलब हु ब्लिंक्स फर्स्ट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब आंख दोनों लगाए बैठे हैं, किसकी आंख पहले झपकेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि ये सॉल्व हो जाएगा। मार्केट जब रिएक्शन लेता है, जब करेक्शन होता है, तो हम रीजंस बताते हैं, हम बोलते हैं देखो डेट का प्रॉब्लम है, अमेरिका के पास पैसा नहीं है, अमेरिका डिफॉल्ट। अरे अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, आसान बात है क्या? दुनिया टेल स्पिन में आ जाएगी। मतलब लोग तो एक लाइन में लिख के कर अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा, अमेरिका डिफॉल्ट कर जाएगा। अमेरिका 25% ग्लोबल इकोनॉमी है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट कर गया तो आप समझे कि, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, ये सब बहुत ही दर्दनाक स्थिति होगी। अमेरिका डिफॉल्ट करेगा ही नहीं, आप जो करना है कर लें। और ये पॉस्चरिंग चल रही है, लास्ट तक जाके सलट जाएगी। और अगर डिफॉल्ट कर भी गया, लेट्स अज्यूम फॉर वन डे, पीपल नो कि इट्स अ वन डे डिफॉल्ट, इट्स अ 2 डे डिफॉल्ट। मतलब किसी को आपको फ्राइडे को चेक देना है, आप बोले यार आज अकाउंटेंट नहीं आया तो सैटरडे ले ले, संडे ले ले। तो सामने वाला भी उसको पता है कि सेठ जी के पास बाहर गाड़ियाँ लगी है, और सेठ जी के पास गाड़ियाँ लगी है, पूरी पैसे दी हुई, ईएमआई वाली गाड़ी दी। ईएमआई वाले सेठ जी जो गाड़ी लगाते हैं वो तो फिर आपको पता है कि फ्राइडे का चेक आप थर्सडे ही ले लें, क्योंकि पता नहीं ईएमआई वाले पहले ले जाएंगे तो आप फिर कहाँ से मिलेगा आपको चेक। जैसे मुझे याद है, एक दिन पहले हमारी जान पहचान में था, ऑफ रिकॉर्ड है, तो वो पेमेंट में बहुत ढीला काम करता था। कोई आया उसके घर पेमेंट लेने, और ये सच्ची बात है, तो बोला अरे अरे तुम आधे घंटा लेट आया यार, मेरे पास जो पैसा आएगा तो आधे घंटा पहले कोई उठा के ले गया, आप तुम्हें अगले हफ्ते आना लेने। तो ये सब जो बात होती है सब अपने मजाक की बात है, बट ये वाली सीरियस बात जो मैंने आपको बोला। लेकिन आपको जब पता है कि वो बोल रहा है कि आधे घंटा लेट आप आए, आप पहले ले गया कर दिया, तो अगर आपको पता है कि वो आप सीरियस बात बोल रहा है कि मेरा अभी चेक आने वाला है, मैं आपको दे दूंगा, तो आप उतना उस पर केओस नहीं करते हो। क्योंकि अगर अमेरिका डिफॉल्ट करेगा तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट से नहीं घटेगा, डाउ जोन्स 1000 पॉइंट से घटेगा, और नास्डैक भी नीचे लुढ़केगा। उधर टेस्ला का खबर है कि वो शायद ट्विटर के लिए नया सीईओ लगाए हैं, और ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो गया है इलॉन मस्क, जो भी खबर आ रही है। मतलब कि वो बहुत एक्टिव है, उसको ट्विटर को यूट्यूब जैसा बनाना है, ट्विटर को उसको इंस्टाग्राम बनाना है, ट्विटर को पेमेंट गेटवे डालना है, ट्विटर को उसको सामान भी बेचना है। मतलब उसको ट्विटर से सारी दुनिया मैनेज कर लेनी है, ये जैसे खबर में सुन रहे हैं और आ रही है। बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट अब उतना बॉदर्ड है ट्विटर और इलॉन मस्क और टेस्ला से। टेस्ला का स्टॉक अभी भी ठंडा बैठा है, बिकॉज ठंडा इसलिए बैठा है बिकॉज गाड़ी और घर जब तक इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं, बिकेगा नहीं। और इंटरेस्ट रेट की बात अगर करें तो ईसीबी ने कल शायद 0.25%, मतलब 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो ईसीबी ईसीबी ने, यूके ने 25 बेसिस पॉइंट, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। और बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा हुआ है ये 2008 से मैक्सिमम हो गया अभी तक। मतलब इतना इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाया नहीं है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड तो ठीक है, वो तो कर सकते हैं, बट इंग्लैंड में ऋषि सुनाक जो है वो बहुत ही लिबरल आदमी है, वो तो पैसे बांटते हैं। मतलब ये लोन मेला, मुझे याद है राजीव गांधी के समय हमारे इंडिया में लोन मेला लगता था। मतलब लोग इकट्ठा होते थे, लोग आते थे और लोन मतलब बांटा जाता था, ले भाई पैसे ले 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 ले। और लोन मेला लगता था इलेक्शन के 1 साल पहले, और इलेक्शन के 1 साल पहले जब लोन मेला लगता था, इलेक्शन होती थी तो इलेक्शन में अच्छे रिजल्ट आते थे, तो मेला का फायदा निकलता था। और मेला का फायदा ये निकला कि हमारी स्टेट बैंक, मैंने जितनी पीएसयू बैंक्स थी वो सबका लेना का देना हो गया। तो ये प्रॉब्लम होती है। बट अभी अमेरिका में, दुनिया में, ग्लोबली यही प्रॉब्लम हुई, जो हमने पैसा बांटा है 2020 के बाद, उसका हम खामियाना अभी भुगत रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि यूएस का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जिसको कहते हैं, कि मतलब यूएस रिस्क क्या है कि यूएस डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो मेक्सिको और ग्रीस के ऊपर और ब्राजील के ऊपर पहुंच गया है। मतलब बाजार ये समझ रहा है कि मेक्सिको, ब्राजील और ग्रीस का डिफॉल्ट करने का चांस कम है, यूएस का डिफॉल्ट करने का चांस ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि बाजार रॉन्ग नहीं होता है, शायद यूएस डिफॉल्ट भी कर जाए 1 दिन 2 दिन के लिए, लेकिन इससे ये नहीं होगा, मतलब आसमान नहीं फटेगा स्टॉक मार्केट एंगल से मुझे लगता है। क्योंकि अगर फटना होता तो अभी तक फट गया होता। हाँ, एक नीजक बहुत भयंकर आएगा, जोर का आएगा, बट ठीक है, आपको मैनेज करना है, अपने आपको सल्टाना और समझना और आगे बढ़ना है। अभी जेपी मॉर्गन के जेमी डायमंड, ये एक और महापुरुष हैं जो रोज कोई ना कोई कमेंट्री करते हैं, रोज इनको कुछ ना कुछ बोलना है। क्योंकि जेपी मॉर्गन के 10% अमेरिका का बैंकिंग एसेट्स इनके पास है, और तो ऑब्वियसली ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मैं तो बोलता ही हूँ रोज ना रोज, जेमी डायमंड भी रोज बोलते हैं। मतलब मैं ज़्यादा बोलता हूँ वैसे उनसे, बट उनका बोला हुआ पिकअप किया जाता है। उन्होंने बोला है कि लोग रीजनल बैंक को शॉर्ट करके ट्वीट करते हैं कि ये शॉर्ट मैंने कर दिया, कि ये बैंक में प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, और उसके बाद स्टॉक घटता है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को, एसईसी को और यूएस गवर्नमेंट को, उन लोगों को पकड़ना चाहिए। उनका सीधा पिन पॉइंटिंग बिल एक्मैन की तरफ है, पर्शिंग स्क्वायर के। बिल एक्मैन गुरुदेव चीज़ है, बहुत ही महान आत्मा है वो पहले पुट खरीद लिए थे कोविड के समय, और उस समय से मेरे को उनसे खास प्रॉब्लम है। वो पुट खरीद के वो जोर से सीएनबीसी पे आकर वो बोल रहे थे कि पूरे देश को बंद कर दो 90 दिन के लिए, सब कोई को बंद कर दो अंदर, बिकॉज अगर 90 दिन के लिए पूरा कंट्री बंद हो जाता तो ग्लोबल इकोनॉमी टेलस्पिन में जाती है और सारे स्टॉक्स नीचे आते हैं। तो बिल एक्मैन का जो लॉजिक है, उनका लॉजिक हर वक्त उनका पोजीशन डिसाइड करता है। बिल एक्मैन बोलते हैं वो फ्यूचर वॉरेन बफेट की तरह है।